जय हिंद सभी को। साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 29 करने वाले हैं, जिसका नाम है मानव अधिवास। अधिवास मतलब क्या होता है? तो अधिवास मतलब होता है कि मानव कैसे कैसे उसका रहन सहन है, कहाँ रहता है, पक्के घर में, कच्चे घर में, ढिंचैक वाले में या ढुंचैक तो इन चीजों में। तो अब क्या है, यहाँ पे मानव अधिवास पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 29 है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर बचेंगे, हमारा जियोग्राफी का चैप्टर ढिंचैक ढिंचैक हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए तो अब हम मिलेंगे। देखिए खत्म तो ही ना हुआ है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बताया जा रहा है कि अधिवास किसे कहते हैं। अधिवास का मतलब क्या होता है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, चटपटा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए अधिवास किसे कहते हैं? भारत में ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकारों को वर्णन करें, यानी कि अधिवास रहन सहन। देखिए अलग अलग प्रकार से लोग भारत के अंदर रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कहीं पे बहुत बिल्कुल चिपके चिपके घर होते हैं, कहीं पे बहुत दूर दूर घर होते हैं, कहीं पर एक सर्कल में घर होते हैं, बीच में खेत मैदान होते हैं। ऐसा भी होता है ना, पहाड़ी इलाकों में भी होता है अलग अलग। तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। देखिए अधिवास, देखिए अधिवास मानवीय बसावट का एक स्वरूप है। मानव कैसे बसा हुआ है वो बताना है अधिवास के अंदर। तो जो एक मकान से लेकर नगर तक हो सकता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह का निर्माण तक तथा किसी क्षेत्र, बोला जा रहा है किसी क्षेत्र का चयन जो है मकान बनाने के साथ उनकी आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। भारत में ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। भारत के अंदर लोग अलग अलग प्रकार से रहते हैं। भारत के अंदर लोग क्या है, अलग अलग प्रकार से रहते हैं। जैसे सबसे पहला आ रहा है अधिवास, सघन अधिवास। सघन अधिवास क्या होता है, जरा ध्यान सुनना, यहीं से क्लियर होती जाएंगी चीजें। ठीक है, ध्यान सुनो। देखिए बोला जा रहा है सघन अधिवास में, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इन अधिवासों में मकान पास पास सटकर बनाए जाते हैं। इसमें घर बिल्कुल चिपके चिपके रहेंगे, समझना। सघन में बता रहा हूं, बहुत भीड़, तो सटकर बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसे अधिवासों के में सारे आवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित हो जाते हैं, यानी एक ही जगह पे बहुत सारे घर हैं, फिर वो खत्म, फिर बहुत दूर जाके फिर और कुछ घर हैं, ऐसे बिल्कुल चिपके चिपके रहेंगे। जिसमें तो अधिवास ही है, आवासीय क्षेत्र खेतों व चारागाहों से अलग होते हैं। खेत वगैरह सब कुछ अलग है, यहाँ घर बने हुए लेकिन बहुत सारे घर हैं, एक ही में चिपके हुए हैं। तो ऐसे बोला जाता है सघन अधिवास। ऐसे अधिवास देश के प्रत्येक भाग में मिलते हैं। इन अधिवासों का वितरण समस्त उत्तरी गंगा सिंधु मैदान, यानी कि देखिए नदी किनारे होता है बहुत सारे लोगों का घर। उत्तर पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा तट, छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी घाटी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र, कावेरी डेल्टा क्षेत्र और तमिलनाडु कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र, असम और त्रिपुरा के निचले क्षेत्र और शिवालिक घाटियों में हैं। कभी कभी लोग सघन अधिवास में अपनी सुरक्षा या प्रतिरक्षा के उद्देश्य से रहते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब इसमें ये हो गया कि बहुत सारे लोग क्यों रहते हैं ऐसे सघन घरों में, सघन अधिवास, क्योंकि इनकी सुरक्षा बनी होती है। मान लीजिए कोई बहुत दूर दूर घर है, बहुत दूर दूर घर है, तो वहाँ अगर कुछ भी हो रहा होगा पता चलेगा? किसी को मार के फेंक दिया कुछ पता चलेगा? नहीं। तो सुरक्षा के लिए लोग क्या करते हैं, सघन घरों में, सघन अधिवासों में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग। किसके लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। आगे बात समझ में। तो ये चीज हमें याद रखना है। ऐसे अधिवासों के बड़े ही सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलते हैं, जहाँ बहुत सारे भिचभिचे घर हैं, बहुत भरे भरे घर हैं। ठीक है, राजस्थान में भी लोग सघन अधिवास में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा पेयजल की कमी के कारण रहते हैं, ताकि वे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें। और इस प्रकार के अधिवासों में 30 से लेकर कई सौ मकानों, यानी 30 से लेकर कई 200, 300, 400 मकान ऐसे होते हैं चिपके चिपके। आकृति एवं आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं, सबके घर के मकान अलग अलग होते हैं। घर के मकान अलग होते हैं, देखो घर के मतलब नक्शे अलग अलग होते हैं। औसतन इन अधिवासों में राजस्थान के विरल बसे क्षेत्रों में 500 से 2500 जो है व्यक्तियों से लेकर सघन बसे गंगा मैदान में 10,000 व्यक्तियों से अधिक रहते हैं। तो सघन अधिवास में क्या है, बहुत भीड़ होती है। सघन अधिवास में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है।
ठीक है, ये याद रखना है। सघन अधिवास में शिवालिक की घाटियों के बारे में मैंने यहाँ तक पढ़ाया, अभी ये बता रहा हूँ मैं। देखिए 2500 व्यक्तियों का, तो 10,000 व्यक्तियों से अधिक रहते हैं और अक्सर ऐसे सघन अधिवासों में मानवीय आवासीय इलाकों की बनावट जो है, देखिए क्या बोला जा रहा है, ये तो मैंने बता दिया ना ऊपर वाला, एक बार आप लोग देख भी लो, क्योंकि हाँ ऐसे दिखा देता हूँ, सघन अधिवास ऐसे दिख जाएगा, ठीक है, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। सघन अधिवास यहाँ शुरू हुआ है, जिसने नहीं लिखा होगा लिख भी लेना, जो लिखना चाहते हैं, बाकी यहाँ तक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसमें वो लिखा है सघन अधिवासों में आवासीय इकाइयों की बनावट एवं बसावट, क्या बोला जा रहा है, एवं बसावट तथा इनके बीच जो है, ऊपर देखिए सबसे, तो बोला क्या है, इनके बीच जो है हाँ एक बसावट तथा इनके बीच गली एवं सड़कों के विन्यास में एक निश्चित प्रतिरूप होता है। ऐसे प्रतिरूपों की संख्या लगभग 11 चिन्हित की जा चुकी है। मतलब क्या है, ऐसे ऐसे हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा घनी बसावट होती है, बहुत सारे बीच पीछे घर होते हैं, तो मेन चीज़ समझ जाओगे आप, क्लियर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अर्ध सघन, मतलब क्या, उससे थोड़ी कम भीड़ रहेगी इनमें, घरों के मतलब बनने में। देखिए कैसे अर्ध सघन में क्या होता है, पूरा दिख रहा होगा अर्ध सघन, तो इसको थोड़ा जूम करके ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए। देखिए अर्ध सघन क्या है, तो जैसे कि शीर्षक के से ही स्पष्ट होता है, यहाँ आवास पूरी तरह संगठित नहीं होते। जैसे सघन में था चिपके चिपके घर, वैसे इसमें चिपके चिपके नहीं रहेंगे। इस प्रकार के अधिवास में नाभिकीय रूप से सघन छोटी बसावट होती है, इसमें कम कम लोग होते हैं, जिसके चारों ओर पल्ली पूर्वा प्राकीर्ण रूप से बसे रहते हैं, और ये सहत अधिवासों सघन अधिवासों की तुलना में ज़्यादा स्थान घेरते हैं। यानी देखिए जहाँ सघन में क्या था, एक घर यहाँ, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे 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 बहुत सारे घर हैं, पर इसमें क्या है, अर्ध सघन अधिवास में 1 2 3 4, सघन में क्या था 1 2 3 4 ऐसे ऐसे थे, पर इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, दूर दूर थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा इनमें, ये घर चिपके नहीं रहेंगे। ऐसे अधिवास मैदानी एवं पठारी भागों में जो है स्थानिक पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर पाए जाते हैं, और ऐसे अधिवास मणिपुर में नदियों के सहारे, मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिलों तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में और विभिन्न जनजातियों छोटा नागपुर, ठीक है, क्षेत्र में जो है ऐसे अधिवास बनाकर रहते हैं। तो लोग ऐसे ऐसे अधिवास बनाकर जो है इन जगहों पे, नाम आपको याद रखना है। तो वो वाला पता चलेगा, सघन में बहुत चिपके चिपके घर, इसमें थोड़ा थोड़ा दूरी पर घर होते हैं, अर्ध सघन है क्योंकि ये, ठीक है। उसके बाद देखिए पल्ली पूर्वा आता है। पल्ली पूर्वा में ओ तेरी कहाँ चला गया, ठीक है। पल्ली पूर्वा को आप लोग देखिए जरा यहाँ पे, हाँ यहाँ ध्यान देखिए पल्ली पूर्वा क्या है। पल्ली पूर्वा अधिवास किसे कहते हैं, इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। मुख्य अधिवास का अन्य अधिवासों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। अधिवास का वास्तविक स्थान अंतर करने योग्य नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, तथा मकान एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं। जैसे पहले वाले में क्या था, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, दूसरे वाले में थोड़ा दूर दूर, इसमें और दूर दूर हीरोइन बना देंगे सबको, ठीक है। देखिए तो यह विभाजन सामान्य सामाजिक व जातीय कारकों, ये जाति के आधार पर होता है, इस जाति के लोग इधर, इसके इधर, ऐसे होता है, ठीक है, कारकों द्वारा, लेकिन दूर दूर घर रहेंगे सबके, ठीक है, कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इन मानकों को स्थानीय तौर पर फलिया, पारा, धाना, घानी प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से इसके अंतर्गत निचला गंगा मैदानी हिमालय की निचली घाटियां तथा केंद्रीय पठार या देश की उच्च भूमियां आती हैं। तो इन जगहों पर आपको कैसे घर दिखेंगे, पल्ली पूर्वा अधिवास, जहां पर जाति के हिसाब से बोल सकते हैं और बोल सकते हैं सामाजिक समूह के हिसाब से, ये वाले घर इधर, कुछ इधर दूर दूर रहेंगे। पहले वाले में बिल्कुल नजदीक नजदीक, दूसरे वाले में थोड़ा दूर दूर, इसमें और दूर दूर, और नीचे वाला सोचो आएगा तो उसमें तो और दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद आ रहा है कि परिक्षिप्त या प्रकीर्ण जो है अधिवास, इसमें क्या बोल रखा है, ध्यान सुनिएगा। देखिए तो परिक्षिप्त या प्रकीर्ण अधिवास क्या होता है, इन अधिवासों को एकाकी अधिवास भी कहते हैं। इन बस्तियों की एक विशेषता होती है कि इन अधिवासों की इकाइयां छोटी छोटी होती हैं, अर्थात आदिवासी घर या घरों का समूह भी छोटा होता है। इसकी संख्या 2 से 7 मकानों की
हो सकती है। ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं तथा इनका कोई स्पष्ट प्रतिरूप नहीं बन पाता। जैसे अधिवास भारत के जनजातीय बहुल मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं और जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर पठार, देखिए इसमें ऐसे घर होते हैं जैसे 7-8 घर हुए, फिर मतलब कच्चे मकान ही होते हैं ज़्यादातर, 7-8 हुए घर मकान ऐसे, और काफ़ी दूर पर फिर 7-8 मकान होंगे, फिर ऐसे ऐसे बहुत दूर दूर पर होते हैं, ठीक है, राजस्थान आदि। इनके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में भी ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं, ठीक बा, लेकिन घर छोटे छोटे होंगे, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया, यूरेन बन गए होंगे आप लोग अब तक तो। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के सघन अधिवासों के प्रतिरूपों की बनावट को उदाहरण सहित समझाएं। देखिए अब सिर्फ और सिर्फ सघन अधिवास के बारे में पूछेगा आपको, सघन अधिवास की बनावट कैसे होती है तो वो बताना है हमें अलग से ही। वो देखिए जरा क्या होता है इसमें, ध्यान सुनिएगा। देखिए तो रेखीय प्रतिरूप क्या है, तो रेखीय प्रतिरूप इस प्रकार के अधिवास बहुधा मुख्य मार्गों, देखिए क्या बोला, इस प्रकार के अधिवास बहुधा मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, नदियों इत्यादि के किनारे बन जाते हैं। तो रेखीय प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप मतलब ऐसे नदी है, रेल है, कुछ भी है, वहां घर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिंचक 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 करके लाइन से घर बने हुए हैं। तो लाइन से बने हुए दूरी तक गए हुए हैं ऐसे घर, तो ये नदियों के निकट होते हैं, रेल मार्ग के, है ना, या इन जगहों के किनारे होते हैं। तो ये रेखीय अधिवास प्रतिरूप में आ जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है इसी में, और कुछ बातें दे रखी हैं, जैसे इसमें मुख्य रेखा के सहारे, क्या बोला जा रहा है इसमें, मुख्य रेखा, मुख्य रेखा मतलब क्या कि जैसे वो हो गया, जैसे इसमें क्या दे रखा है कि मुख्य रेखा यानी कि जो ट्रेन है, पटरी है उसकी, या रेलवे स्टेशन है उसके निकट ही बहुत सारे अधिवास लाइन से दिखते हैं आपको। देखिए इसमें मुख्य रेखा के सहारे एक श्रृंखला की श्रेणीबद्ध मकान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे ग्रामीण अधिवास सागर तट, नदियों, नदी घाटियों, पर्वत श्रृंखला के सहारे पाए जाते हैं। यानी कि आपको क्या है, जैसे मान लीजिए ट्रेन है, नदी है, कुछ भी हो, ऐसे जा रही हो तो सीधी सीधी उसके निकट बिल्कुल लाइन से घर दिखेंगे आपको सीधा। तो ये रेखीय अधिवास हो गया। उसके बाद क्या है, यातायात या आयताकार प्रतिरूप। आयताकार क्या होता है, रेक्टेंगुलर टाइप में। देखिए रेक्टेंगुलर टाइप में रेखीय जो था, एक तो मार्कर नहीं दिखता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है हमेशा। देखिए रेखियों की बात करें, रेखीय ये रहा, मिल गया भाई, यहाँ छुपे हुए हैं महाराज जी, देखिए। देखिए रेखीय में तो क्या था, बिल्कुल सीधा, ठीक है, ऐसे नदी किनारे पड़ा होगा, बिल्कुल सारे सीधे घर बने होंगे, ठीक है। एक होता है आयताकार प्रतिरूप, तो उसमें घर मकान सब ऐसे बने होंगे, थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का होगा, यानी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे घर होंगे, ऐसे ऐसे घर, ये इधर 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 ऐसे ऐसे बने होंगे, बीच का एरिया खाली होगा, ठीक है, ये एरिया खाली होगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, आयताकार प्रतिरूप। देखिए जरा, यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार है जो कृषि जोतों के चारों ओर विकसित होता है। मान लीजिए खेत है, यहाँ पूरे खेत हैं, ठीक है, यहाँ क्या है, खेत हैं आपके, और खेत होंगे, ठीक है, इधर क्या बने हुए सारे खेत हैं, खेत हैं और चारों ओर घर हैं उसके, तो ये क्या होता है, ये आयताकार प्रतिरूप है, ठीक है। उसके बाद वर्गाकार खंडों में पर आधारित भूमि बंदोबस्त पर ही बना होता है, आधारित होता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, और गांव के अंदर की सड़कें भी आयताकार होती हैं, ऐसी होती हैं सब, है ना, ऐसी सड़कें भी होती हैं इन्हीं के आसपास जाने के लिए, और उत्तर, दक्षिण और पश्चिम जो है दिशाओं में आती जाती हैं। और महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में तथा अरावली पहाड़ियों में जो है ऐसे अधिवास हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया वो आयताकार क्या होता है, इस तरीके से। अब एक होता है वर्गाकार। वर्गाकार में आपका पूरा ही आपको स्क्वायर टाइप का देखने को मिलेगा। ये वर्गाकार अधिवास होते हैं, प्रतिरूप होते हैं, ये देखिए जरा। अब वर्गाकार देख लेते हैं हम लोग क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, वर्गाकार यह आयताकार प्रतिरूप का ही एक भिन्न प्रकार है। ये ऐसे था इतना, तो ये आधा हो जाएगा उसका, है ना, समझ में आ रहा है। इसमें देखिए ये प्रतिरूप भिन्न पाया जाता है। ऐसे अधिवास मुख्यतः
जो है पगडंडियों या सड़कों के जो है मिलन स्थल से समृद्ध होते हैं और ऐसे अधिवासों का संबंध कभी कभी गांव का विस्तार उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्र में ही करने की बाध्यता से होता है। मान लीजिए इसके घर में मतलब इसके घर ही घर हैं, यहाँ पे गलियों में घर ही घर हैं, ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे या बीच में हो गए या तो साइड साइड में हो जाएंगे या इसमें भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं अलग। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, गलियां यहाँ बनी हुई हैं, एक गली यहाँ जा रही है, एक गली इधर जा रही है, एक गली इधर जा रही है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक और ऐसी बनेगा, है ना, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमें याद रखना है। तो इस प्रकार ये होता है आपका वर्गाकार। एक होता है वृत्ताकार। वृत्ताकार में क्या होगा, ऐसे टाइप में जो है घर मकान सब देखने को मिलेगा। वर्गाकार होगा वो, सॉरी वृत्ताकार होगा, वृत्ता मतलब गोल। तो यमुना के उत्तरी दोआब क्षेत्र तथा यमुना पार के जिलों में मालवा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात राज्यों के अंतर्गत बड़े ग्रामों में सघन आबादी के कारण, सघन आबादी यानी भीड़ भाड़ वाले में आवासीय इकाइयां बहुत अधिक सट कर बनी रहती हैं और मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से यह एक श्रृंखलाबद्ध सघन इकाइयां जैसे लगती हैं और इस प्रकार वृत्ताकार स्वरूप भूतकाल में सुरक्षा की दृष्टि से मकान के अधिकतम संकेंद्रण का परिणाम है। यानी कि वृत्ताकार में क्या होता है, इस प्रकार से घर मकान सब बनाए जाते हैं ताकि वो क्या हो, एक दूसरे से घर सारे सटे हुए हैं, मतलब इस प्रकार से ऐसे ऐसे बना दिया जाएगा ताकि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बने रहें। और है ना, इस प्रकार से बहुत जगहों पे होते हैं ऐसे घर मकान सब बनाए जाते हैं एरिया के साथ। मान लीजिए कोई नदी जा रही है बहुत दूर से ऐसे जा रही है ना, तो उसके चारों ओर बना देंगे, है ना, बीच में भर जाएंगे लोग भरी। ऐसे नहीं है कि सड़कें नहीं है बीच में, सड़कें भी रहेंगे इनमें, ऐसे सड़कें भी रहेंगे कहीं ना कहीं, इनमें भी रहेंगे बीच में, ठीक है, आने जाने गली तो होनी चाहिए ये चीज। उसके बाद आ रहा है अरीय त्रिज्या। अरीय त्रिज्या क्या है, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। अब देखिए जरा, ये चीज था तो इसी के अंदर मैं बोलता हूं ऐसे बनाया जाता है, पर केंद्र से कुछ ऐसी चीजें होती हैं, या तो इधर आ जाएगा या ये है। तो इस प्रकार से जो है घर मकान का निर्माण किया जाता है। जैसे इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल का स्रोत, तालाब, कुआं, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र या केवल खुली जगह की ओर वो जो है अभिमुख होती हैं, इसलिए गलियां एक सामान्य केंद्र से विकसित लगती हैं। गलियां ऐसे ऐसे बनी हुई हैं, घर यहाँ बने हुए हैं, सब कुछ, गली ऐसे चली गई, घर यहाँ बने हुए हैं, गली ऐसे चली गई, घर यहाँ बने हैं, ये केंद्र से ही सारी चीज शुरू होंगी। कोई चीज होगा केंद्र में ही बना होगा, मूर्ति है, किसी चीज की मूर्ति बनी हुई, वहां से केंद्र बना दिया, है ना। तो ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद बता रखा है यहाँ पे इस प्रकार के अधिवासों के उदाहरण है गुरु शिखर के पास माउंट आबू राजस्थान में जो है, और विंध्याचल उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी कुछ जगह है, खास जगह होती है जहां से स्टार्ट कर दिया जाता है गली मोहल्ला जाना, यहाँ से घर वगैरह बनेगा, इसको सबसे ऊंचा मान लेते हैं, ऊंचे स्थान पर ये बना हुआ, वहीं से सब कुछ सड़कें वगैरह स्टार्ट हो रही हैं। ठीक बा, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। जिसको मिस्त्री बनना हो ना, जिसको मतलब ऐसे घर मकान बनाने में या इंजीनियर बनना हो, तो ये क्वेश्चन देख लेना बहुत अच्छा है। भारत में भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का वर्णन करना है जिनका उपयोग दीवार और छत बनाने में करना पड़ता है। घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, जरा ध्यान सुन लीजिएगा। देखिए, दीवार के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। भारत में दीवार निर्माण के लिए निम्न सामग्री प्रयुक्त होती है। मिट्टी भी चाहिए भाई, मिट्टी के बिना तो ना कुछ होगा। मिट्टी का गारा बना दो, पहले मिट्टी के घर तो बनते थे, तो मिट्टी का गारा आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है और यह सभी प्रकार की मृदा मतलब मिट्टी, मृदाओं में पाया जाता है। मिट्टी बहुत जरूरी है घर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है पत्थरों का प्रयोग उन स्थानों पर व्यापक रूप से होता है जहां से निकट पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, पत्थर वगैरह का भी यूज किया जाता है, पिसा जाता है उसको, है ना, या बोल सकते हैं कहीं राजस्थान वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। उन पत्थरों का यूज घर बनाने में कर लेते हैं लोग, ईंटों का काम बच जाता है फिर, या तो ईंट का आप यूज कर सकते हो। ईंट से बनी दीवारें आजकल बहुत प्रचलित हैं, आज लोग पत्थर का यूज नहीं कर रहे, ईंटों का। आज हम जिस घर मकान में रहते हैं उसमें ईंटों का प्रयोग करते हैं, भट्टी में पकाकर ईंटें बनाई जाती हैं। उसके बाद वन प्रदेश में आकर अथवा वनों से सटे इलाकों में इमारती लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों से दीवार बनाई जाती है। घर मकान सब जापान में देख लो, वहाँ इमारती लकड़ी होती है घर बनाने के लिए, लकड़ी क्योंकि भूकंप ज्यादा आता है जापान में, इसलिए। उसके बाद है नरकुल की भी जो है लकड़ियां होती हैं, जैसे नरकुल से बने टट्टर या ठठार, देखा होगा, मौनी खाची बनता है गाँव में
तो इस प्रकार से मौनी बन गया, खांची बन गया, ये क्या होते हैं, नरकुल से बनती हैं सब, ठीक है। खांची ओची होता है ना, इसमें शादी वादी में मिठाई उठाई भेजते हैं सब, ऐसे ये चीज़। तो बोल रखा है प्रयोग मैदानी या वन क्षेत्रों में झोपड़ी नुमा मकान बनाने में किया जाता है, झोपड़ी वगैरह बनाने में इन सब का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ हमें याद रखना है। और जो है किया जाता है विद्यान विघन्य और सतपुड़ा श्रेणी में रहने वाले आदिवासी इस प्रकार की सामग्री से अपना आवास बनाते हैं। तो ये आदिवासी टाइप के लोग जो है ना इन चीज़ों से अपना घर वगैरह बना लेते हैं। चलिए, ये तो दीवार बनाने का सिस्टम बता दिया मैंने, इसको दीवार बनाना होगा इन चीज़ों से बना लेना। अब आ जाता है आपका छत के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। देखिए, खपरेल जो है छाजन पर पूरे देश में प्रचलित है। खपड़े वाला घर तो देखा होगा सबने, बहुत ज़्यादा होते हैं खपड़े वाले घर गाँव में। खपड़े क्या होते हैं, ऐसे भी होते हैं खपड़े जो बीच में बनाते हैं, और इनके ऐसे और ऐसे, क्योंकि पानी आता है सारा यहीं से, नाली टाइप का बना हुआ होता है छत पे। खपड़े वाले घर जिसने देखे होंगे ना वो कमेंट में जरूर बताना, मजा आता है बताओगे तो, ठीक है। देखिए, उसके बाद कुटिया बनाने की सबसे पुरानी प्रथा चली आ रही है। यह तरीका तो बहुत भी प्रचलित है। कुटिया इस टाइप का बना सकते हैं, ऐसे दीवार है तो ऐसे इस टाइप का बना हुआ है ना, तो इस प्रकार का जो है घर बना दिया। आजकल लोग इनका पत्थरों का ही बनवा दे रहे हैं। और चिकनी मिट्टी में गोबर मिलाकर छत का निर्माण पहले किया जाता था, अब तो भाई लेंटर डलते हैं ना कंक्रीट वाले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह तरीका बहुत ज़्यादा प्रचलित है आज भी। और आज भी, पहले देखो ये जो खपड़े वाले घर होते थे इनमें मिट्टी लगाई जाती थी, इनको जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का ही यूज़ किया जाता था। उसके बाद क्या है, पर्वतीय पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में पत्थर की फर्शी का प्रयोग किया जाता है। पत्थर का यूज़ कर लेते हैं नीचे जो वो लगाने के लिए, फर्श बनाने के लिए भी। उसके बाद मकान की छत के लिए लकड़ी का प्रयोग भी काफ़ी प्रचलित है। लकड़ी का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कपड़े वाले घर होते हैं ना, इनमें लकड़ी डाली जाती है बीच में, ऐसे बाहर लकड़ी रहेगी, उसके ऊपर ये टिके रहेंगे, है ना। ऐसे भी लकड़ी डाली जाएगी, ऐसे भी लकड़ी डाली जाएगी, ये लकड़ी का भी प्रयोग होता है। तो ये दीवार के लेंटर के ऊपर लोहे की छड़ों की जाली बिछाकर उसके ऊपर ईंटों की परत बिछाई जाती है। पहले होता था, पर तो अब तो ईंटे की परत नहीं, कंक्रीट की परत जो है बिछाई जाती है। क्लियर हो गई बा, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया है ना। चलिए, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट बनता है, यहाँ देखिए क्या है, भारत की जनगणना। क्वेश्चन क्या है, भारत की जनगणना 2001, देखिए क्या बोला जा रहा है हो। तो यहाँ क्या है, भारत की जनगणना 2001 के संदर्भ में नगरीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 1999, क्या बोला यार, 1999 की जनगणना के आधार पर शहरों का कार्यविधि मूलक वर्गीकरण करने की जो है प्रणाली को समझाएं। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार बताना शहरी क्षेत्र कैसे थे क्या नहीं है। देखिए, तो बोला यार नगरीय क्षेत्रों में क्या बता रहा है, नगरीय क्षेत्रों में या तो नगर पालिका अथवा नगर निगम या फिर जो है छावनी बोर्ड हो अथवा अनुसूचित शहरी क्षेत्र समिति मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पर, मतलब ये बताना है भारत के अंदर कौन सी जगह। देखिए, भारत के अंदर ना बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे जो है अलग अलग इलाके हैं, जिले हैं, तो वो किस क्षेत्र में शामिल होंगे, या वो प्रशासनिक होंगे या वो धार्मिक होंगे। जैसे मथुरा वृंदावन इन सब की बात करते हैं, ये जब भी याद आता है तो धार्मिक चीज़ों की याद आती है। दिल्ली की बात करें तो प्रशासनिक चीज़ें याद आती हैं, दिल्ली राजधानी एक तो केंद्र की, ये चीज़ें तो वही हमें पढ़ना है इसमें। अन्य सभी क्षेत्र जो इन मानकों को पूरा करते हैं, जैसे कम से कम 5000 की जनसंख्या होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा शहर। क्रियाशील जनसंख्या का काम है कम से कम 75% कृषि क्षेत्र में लगा हो, यानी कि अगर बात करें 75% कृषि क्षेत्र में लगे हों, गांव देहात में ज़्यादा तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, यानी कम से कम हर मतलब पूरे प्रति वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं। ये तो रेक्टेंगल हो गया, जैसे मान लो जो इतना है 1 वर्ग किलोमीटर है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर है, कम से कम इसमें 400 व्यक्ति रहें तो ऐसा माना जाएगा कि ये ठीक ठाक है। उसके बाद है कार्य वित्त मूलक वर्गीकरण, यानी 1991 की जनगणना, एक मिनट, ये यहाँ 1991 होगा, याद रखें 1999 में दोनों कोई जनगणना हुई थी, 1991 की जनगणना की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे होता है, 1991 की जनगणना के आधार पर कार्यवित्त मूलक शहरों का वर्गीकरण। देखिए, शहरों का वर्गीकरण कह रहा है, पहले एक तो कार्यवित्त
कार्यविधियां और एक तरफ शहरों का नाम, यानी कहाँ पे कौन से काम चलते हैं। तो मैं बात करता हूँ प्रशासनिक। प्रशासनिक मतलब जो ये राजनीति वाले जो हैं क्षेत्र कौन से होते हैं, राज्य कौन से होते हैं, वो हम बताना, जिले या राजनीति राजधानी कौन सी है। तो प्रशासनिक में बताना है नई दिल्ली, जहाँ पर नेता नगरी वाले ज़्यादा काम होते हैं, पॉलिटिशियन ज़्यादा होते हैं, तो वो देखिए वो वाले पहले देखिए, फिर उद्योग वाला बताऊँ, परिवहन बताऊँगा। प्रशासनिक में नई दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, उसके बाद जो है भुवनेश्वर उड़ीसा, और उसके बाद जो है गांधीनगर, तिरुवनंतपुरम और इम्फाल, ठीक है, तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरला में, और उसके बाद इम्फाल मणिपुर में है, और इत्यादि। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं सारा बताते जा रहा हूँ, जिसको लिखना हो लिख सकता है। औद्योगिक की बात करें, उद्योगों में उद्योग कहाँ कहाँ ज़्यादा मिलेंगे आपको देखने को, जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद सालेम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद कोयम्बटूर, ये भी कहाँ है, वहीं पे है, ठीक है, तमिलनाडु में ही। और उसके बाद जो है आपका ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है सूरत, ये तो पता होगा, गुजरात वगैरह में, और मोदीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये दे रखा है मोदीनगर उत्तर प्रदेश। इन जगहों पे क्या होते हैं, उद्योग वगैरह ज़्यादा मिलेंगे आपको देखने को। सूरत में क्या है, उद्योग ज़्यादा है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ लगती हैं, पर कपड़े बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद परिवहन है, परिवहन यानी कि आना जाना, परिवहन वाले जो है बंदरगाह के जैसे क्षेत्र हो गए, वो हैं आपका समुद्री तटों के बंदरगाह, जैसे जो है कंदला, ठीक है, कंदला हो गया। उसके बाद कोचीन है, कोचीन आपका केरला में हो गया, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसके बाद सड़कों एवं रेल वर्गों के जनसंघ जैसे मुगल सराय, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ये तो दिखाऊंगा तभी तो होगा, सोच रहे हो कहाँ गए हो देखिए यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ ना, कोचीन वगैरह देखिए, तो कोचीन बताया मैंने केरला में, और विशाखापट्टनम हो गया आपका आंध्र प्रदेश में, मुगल सराय जो है आपका कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश में, और जो है उसके बाद दे रखा है इटारसी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कटनी कहाँ है, कटनी मतलब हो गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखना है। उसके बाद खड़गपुर हो गया, खड़गपुर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा होगा सारा, देखिए खड़गपुर हो गया आपका जो है, ये हमारा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हो गया, और क्या नाम है, ठीक है, आगरा वगैरह ये तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आ रहा है कोलकाता, इन जगहों में वाणिज्यिक नगर, यानी लेन देन जहाँ ज़्यादा बिजनेस होता है, पैसा आता है, तो वो हो गया कोलकाता कहाँ है आपका, जो है पश्चिम बंगाल, ये तो पता होगा, मुंबई महाराष्ट्र, और सहारनपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद जो है इंदौर कहाँ है, ये भी जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु। ये चीज़ हमें याद रख लेनी, इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। उसके बाद खनन नगर कहाँ है, खनन यानी खुदाई वाले, जहाँ पर आपको खनिज वगैरह मिलते हैं, तो देखिए। उसके बाद आपका यहाँ पे रानीगंज आपको बिहार पड़ जाएगा, और उसके बाद झारिया आपका कहाँ, झारखंड में, झा से झारखंड। और धनबाद कहाँ है, ये भी आपका झारखंड में पड़ेगा, धनबाद सबको पता होगा। जो है डिगबोई आपका जो है असम में पड़ेगा, डिगबोई, ये खनन वाली जगह हैं। और अंकलेश्वर कहाँ है, गुजरात में। और सिंगरैली आपको पड़ेगा मध्य प्रदेश में। सिंगरौली मतलब कहाँ पड़ गया आपका, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। यहाँ खनन नगर होंगे, ये खनन यानी कि यहाँ पर खुदाई वगैरह ज़्यादा होती है। उसके बाद छावनी कहाँ है, छावनी मतलब सैनिकों का वास ज़्यादातर यहाँ बोल रखा है, यहाँ पे जहाँ पर। उसके बाद छावनी यानी मेरठ हो गया, मेरठ सबको पता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और अंबाला हरियाणा हो गया, जलंधर हो गया, पंजाब, ये तो सबको पता होगा। और महू पठानकोट और महू कहाँ है आपका, महू मध्य प्रदेश, महू मतलब मध्य प्रदेश। और पठानकोट ये आपका हो गया पंजाब में। कमर बहुत दर्द हो रही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद शैक्षणिक में कहा जाए पढ़े लिखे, काफ़ी शिक्षित लोग, काफ़ी वैसे जो है शैक्षणिक, यानी कि यहाँ पे क्या है, रुड़की कहाँ पड़ेगी भाई आपकी, तो रुड़की उत्तराखंड में, ठीक है, रुड़की कहाँ पड़ेगी, उत्तराखंड में। और उसके बाद जो है पिलानी जो है राजस्थान में। और मणिपाल जो है आपका जो है कर्नाटका में पड़ जाएगा, मणिपाल। और अलीगढ़ तो उत्तर प्रदेश सबको पता ही है, वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्थल कहाँ है, मथुरा वगैरह मैंने बताया था। धार्मिक स्थल पुरी कहाँ है, उड़ीसा में। मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। मदुरै कहाँ है, तमिलनाडु में। तिरुवनंतपुरम तिरुपति, ये तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति जो है, तिरुपति यहाँ बात हो रही है, आंध्र प्रदेश में, बहुत बड़ा मंदिर है। उसके बाद है कटरा, जम्मू कश्मीर में। कटरा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और
अमृतसर ये तो सबको पता होगा पंजाब में, इलाहाबाद ये जो है ये भी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये जो है इन जगहों पे क्या है धार्मिक स्थल है ये, ठीक है। अमृतसर में आपको पता है ना गोल्डन टेम्पल, सबसे बड़ा जो है गुरुद्वारा हम कह सकते हैं गोल्डन टेम्पल। उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन यहाँ जो लोग ज़्यादातर घूमने जाते हैं, हीरोइन बनने जाते हैं, क्या करने, देखिए नैनीताल, नैनीताल आपका उत्तराखंड में सबको पता होगा, नैनीताल उत्तराखंड, मसूरी ये भी आपका जो है कहाँ पड़ जाएगा उत्तराखंड में। उसके बाद जो है शिमला, शिमला जो है आपका कहाँ पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और पचमंडी कहाँ है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में। और ये सब घूमने वाली जगह है। ऊटी वगैरह तमिलनाडु में मिल जाएगा आपको ऊटी। और माउंट आबू राजस्थान, जो बताया था मैंने माउंट आबू ऐसे वाला राजस्थान। और उसके बाद गंगटोक ये सिक्किम है, गंगटोक घूमने वाली जगह है, सब लोग घूमो जाके, वहाँ मजे आएंगे आपको, हीरोइन बन जाओगे। आगे बात समझ में, गंगटोक तो ये चीज़ है। उम्मीद करते हैं सारे ही बच्चे यहाँ पे हीरो हीरोइन बने होंगे बढ़िया से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक बार दोनों हाथ उठा के बस नाच लो चलिए देखो, पढ़ो इस तरीके से कि मजा आ जाए, ताकि ज़िंदगी अच्छी लगने लग जाए ना। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वही पढ़ने लग जाए, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद तो मैं 30वां चैप्टर कराऊंगा ये आप लोग को, ठीक है। 30, 31, 32 3 चैप्टर और बचे। उसके बाद ज्योग्राफी का सिलेबस बिल्कुल चकाचक हो जाएगा ठीक है। अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगा हो ना तो सपोर्ट बनाना बहुत तगड़ा वाला। और आप लोग अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा सेवन क्लास को दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करा करो, ठीक है। अभी हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, 30 चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।